हेलो चैंपियंस। कैसे हो बच्चों? आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपको बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है एडो लॉन्चर। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सेकंड टॉपिक, जिसको हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लॉज क्या है, ठीक है। और इसको समझते हुए इन थ्योरी को रीड करते हैं हम। लेट अस स्टडी द लाइट रेज एंटरिंग अ ग्लास। लाइट रेज एंटर कर रही है कहाँ पे? ग्लास पे, ग्लास के अंदर। जैसे कि डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे एंटर कर रही है। तो यहाँ डायग्राम के हिसाब से हमने डायग्राम नहीं ली है। आप समझ, आपको पूरा कंसेप्ट समझाएंगे सेम वैसा ही। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे वो इंसिडेंट होती है। जैसे यहाँ पे हम डायग्राम निकाल लेते हैं इनके अकॉर्डिंग। इंसिडेंट रे और उसके बाद रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे कुछ ऐसे रहेगी और ये रहेगी इमर्जेंट रे और ये वाली रहेगी नॉर्मल। तो इसको कहेंगे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे वो टकरा रही है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। ये अपोजिट साइड रहेगी नॉर्मल के हमेशा। ये अपोजिट साइड रहेगी किसके? नॉर्मल के। मीन्स नॉर्मल अगर बीच से जा रहा है तो एक रे जाएगी इधर और एक रे जाएगी इधर। अब ये रे है कौन सी? ये रे है इंसिडेंट रे, ये रे है रिफ्रैक्टेड रे और बीच में आ गया कौन? नॉर्मल। तो वही कह रहे हैं फर्स्ट लाइन कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये हमेशा अपोजिट साइड रहेंगे किसके? नॉर्मल के। ओके। एंड द थ्री इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये सेम प्लेन में होंगे। जैसे कि रिफ्लेक्शन के लॉ में भी था कि तीनों जो है वो सेम प्लेन में होंगे, हमेशा एक ही तरफ होंगे, एक ही पेपर के ऊपर होंगे, ऐसा बोल सकते हैं हम। फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया, पेयर ऑफ मीडिया का मतलब क्या होता है? जोड़ी। एक मीडिया की जोड़ी, दो मीडिया की जोड़ी। कौन से दो मीडिया की जोड़ी? हो सकता है एयर वाटर हो, एयर ग्लास हो, या ग्लास वाटर हो, कुछ भी ऐसा। हमने ले लिया है एयर और ग्लास को। यहाँ पे जो रेशियो है साइन आई का और साइन आर का, ये हमेशा कांस्टेंट होगा। इसी चीज को हम बच्चों स्नेल्स लॉ कहते हैं। स्नेल्स लॉ कहते हैं। साइन आई हमेशा इक्वल होगा, साइन आई अपॉन साइन आर, ये हमेशा कांस्टेंट होगा, ये हमेशा कांस्टेंट होगा। जब हम देखते थे रिफ्लेक्शन के बारे में तो आई हमेशा आर के इक्वल होता था। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा सेम होते थे। वो चीज यहाँ देखने को नहीं मिली। तो यहाँ जो फिजिसिस्ट थे वो सोचने लगे कि कॉमन चीज क्या होगी फिर। तो उन्होंने ये देखा कि साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, कोई भी आप ले लो, कोई भी, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे जैसे आई को चेंज करोगे आर भी चेंज होगा, लेकिन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्लियर बच्चा पार्टी? यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एयर से जब ग्लास में लाइट जा रही है तो वो बेंड हो रही है, थोड़ा सा अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है। और ये जो परपेंडिकुलर पार्ट है इसको क्या कहते हैं हम? नॉर्मल। ये क्या रहेगा? नॉर्मल। किस तरफ बेंड हो रही है सर? ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। नॉर्मल की, यहाँ से अगर हम नॉर्मल निकालें और यहाँ से भी नॉर्मल निकालें तो ये देखिए नॉर्मल की तरफ पास आ रही है। ओके, क्लियर? अब वो कितना बेंड हो रही है, कितनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, इसी चीज को समझने के लिए हमारे पास टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट रे while entering different media is different। अब वो चेंज होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एयर से लाइट को किसमें भेज रहे हैं? ग्लास में। तो यहाँ उसने अपनी डायरेक्शन बदली। सेम कंसेप्ट ले लेते हैं, एयर से जो लाइट है वो गई कहाँ पे? वाटर में। तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। क्या दोनों में डायरेक्शन उसका सेम चेंज होगा? हो सकता है ना, कहीं ज्यादा चेंज हो, कहीं कम चेंज हो। तो अलग अलग मीडियम में लाइट अलग अलग तरीके से अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। इट इज रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ये डिपेंड करता है उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कि लाइट कितनी डायरेक्शन बेंड करेगी। द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडिया। हर एक के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। आल्सो फॉर लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स, और कलर्स के लिए भी अलग, हर एक कलर्स के लिए भी अलग रहता है। इन द सेम मीडियम, अगर मीडियम सेम है तो कलर ऑफ लाइट के लिए भी ये अलग अलग रहेगा। जैसे हम देख पाते हैं कि हम 7 कलर्स को देखते हैं इन द स्पेक्ट्रम। अब ये भी चीज आप पढ़ने वाले हो डिस्पर्जन ऑफ लाइट में, विव ग्योर। तो सबकी अलग अलग यहाँ पे हमें वेवलेंथ देखने को मिलती है। लैम्बडा सबका डिफरेंट है।
लैम्बडा सबका डिफरेंट है। क्लियर? इसका एक फार्मूला समझाऊंगा मैं जो आपको आगे के क्लासेस में काम में आएगा, 11th स्टैंडर्ड के फिजिक्स में काम में आएगा। द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ सम सब्सटेंसेस, ये हमें टेबल में दिए, जो टेबल अभी आपको दिखाने वाले हैं हम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों? क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको कहेंगे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका सिंबल कैसा रहेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो सिंबल है, इसको शॉर्टली RI लिखते हैं, वो रहता है म्यू। म्यू और एन, इसको दोनों में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं, दोनों सिंबल्स यूज कर सकते हैं जहां जहां हमें यूज करना है अपने हिसाब से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड किस पे करता है? वेलोसिटी के ऊपर। तो हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा जिसका नाम था स्नेल्स लॉ, और अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या देखा हमने? साइन आई अपॉन साइन आर, इसको हम ये बोल सकते हैं म्यू टू अपॉन म्यू वन। म्यू टू अपॉन म्यू वन, ये म्यू टू क्या होगा सर? म्यू टू होगा मीडियम, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड म्यू वन क्या होगा? फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? क्लियर? ये आया कैसे सर? ये आया कैसे देखिए, अगर हम यहाँ पे ले तो ये हो जाएगा म्यू वन, क्योंकि ये एयर है, फॉर एयर म्यू वन। ये हो जाएगा म्यू टू ग्लास के लिए, और फिर से ये एयर है तो यहाँ पे लिख लेते हैं म्यू वन। यहाँ पे अगर हम स्नेल्स लॉ को अप्लाई करते हैं तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि जिस मीडियम में है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो, ले लिया हमने, और उस मीडियम का एंगल ले लो। ये वाला एंगल को क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन आई इज इक्वल टू, दूसरे मीडियम में गए तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो म्यू टू, और यहाँ का एंगल लो ये वाला, तो इसको क्या कहेंगे हम? साइन आर। अब दोनों को एक दूसरे से अगर हम देखें तो म्यू टू अपॉन म्यू वन क्या आएगा? साइन आई अपॉन साइन आर। कैसे आया सर? मुझे तो नहीं समझा कैसे आया बच्चों। ये आ गया इधर, अब जब ये अपनी म्यू वन साइड चेंज करेगा तो डिवाइड में जाएगा, क्योंकि उस साइड वो है मल्टीप्लाई में, और साइन आर जब इधर आएगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आ गया म्यू टू अपॉन म्यू वन, म्यू टू अपॉन म्यू वन। क्लियर? क्लियर? और ये ऐसे रहता है वेलोसिटी के लिए, v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू लैम्बडा वन अपॉन लैम्बडा टू। मतलब वेलोसिटी का रेशियो आएगा v1 अपॉन v2, और लैम्बडा का रिलेशन आएगा सेम लैम्बडा वन अपॉन लैम्बडा टू। ये है बच्चों कलर के लिए, हमने बोला था ना कि सेम मीडियम रहता है तो भी सभी कलर्स की जो लाइट है उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। क्लियर हो रहा है? ये मीडियम सेम है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि मीडियम सेम है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है हर एक कलर वाली लाइट के लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है कलर के लिए, कलर वाली लाइट के लिए। आई होप आपको ये समझ रहा होगा अच्छे से कि क्या समझाना चाह रहे हैं हम, कि एक तो चीज ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक मटेरियल का अलग होता है, और साथ ही साथ वो मीडियम सेम रहता है तो भी उनके कलर वाली लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा। ओके? क्लियर? फिलहाल के लिए बातें ध्यान रखिए, आपको डिटेल में 11th स्टैंडर्ड में सारी चीजें समझेगी। अभी तो हमें ये मान लीजिए इंट्रोडक्शन दिया है टॉपिक्स के। तो स्नेल्स लॉ के बारे में आगे बताया गया है, और कि साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जिसको हम क्या कहेंगे? एन। एन का मतलब होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसको हमने लिख लिया अभी, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। इसको हम एन टू अपॉन एन वन भी लिख सकते हैं, और ये प्रूफ करके भी दिखाया मैंने स्नेल्स लॉ। n is called refractive index of the second medium with respect to the first medium. This second law is also called Snell's law. इस second law को जो हमने laws of refraction में देखा, इसको हम पहले ही बता चुके हैं क्या कहते हैं हम इसको? Snell's law. At a ray incident along normal, जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? जीरो। जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? जीरो, तो सीधे सीधे जाएगी वो, इसको हम कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस मतलब नॉर्मल से ही वो आने वाले हैं,
तो वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा 0, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना होगा 0। मतलब लाइट जो है वो सीधा सीधा जाएगा, सीधा सीधा जाएगा, विदाउट रिफ्रैक्शन वो ट्रैवल करने वाला है। ओके ओके बच्चा, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो डायग्राम में यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि स्नेल्स लॉ क्या कहता है, n1 थीटा 1 इज इक्वल टू n2 थीटा 2। अब इसको समझाता हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसको समझाता हूँ मैं अच्छे तरीके से कि जो भी आपका मीडियम है, मीडियम में जैसे मान लीजिए फर्स्ट जो मीडियम है वो हम सपोज करते हैं इसको एयर को, और यहाँ वाटर को। तो जो भी आपका मीडियम है उसका लिखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका लिखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू ये एंगल साइन के साथ में। यहाँ पे आएंगे तो n1 इंटू साइन थीटा 1, और यहाँ आएंगे n2 इंटू साइन थीटा 2। और कोई मीडियम आता तो n3 इंटू साइन थीटा 3। तो यहाँ पे अगर हम इसको मान ले इंसिडेंट तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्शन। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसका साइन के साथ एंगल का मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ आ जाएगा n1 साइन थीटा 1, n1 और साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2, उस मीडियम का साइन के साथ एंगल का मल्टीप्लीकेशन, और मीडियम का क्या लेना है हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यहाँ पे भी उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मल्टीप्लाई करेंगे साइन के एंगल के साथ में, जो भी एंगल दिया होगा हमें। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कुछ वैल्यूज हमें जो दी गई है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, कुछ मटेरियल की, इनमें से हमें सिर्फ 2-3 ध्यान रखना है, बाकी सब इम्पोर्टेंटली ये जो चीजें है वो हमें पेपर में ही दी जाएगी। एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 है, फिर आइस का जो है वो 1.31, इसका वाटर का 1.33, अल्कोहल का 1.36, और आपको बहुत सारी वैल्यूज और दी हुई है, इनको आप अच्छे तरीके से चेक कर सकते हो। ये लर्न नहीं करना है, लर्न नहीं करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये लर्न नहीं करना। अगर क्वेश्चन आता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली पेपर में आपको दिए जाते हैं। हाय हाय, इतना सुकून। तो आगे में हम देखते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कि इसको लिखा कैसे जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कि लिखा कैसे जाएगा। तो देखिए अगर हम ऐसा लिख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 रिस्पेक्ट टू 1, 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो जो भी हमने यहाँ नंबर लिखा है उसको हमेशा ऊपर लिखेंगे। मैं यहाँ समझाता हूँ आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 तो लिखेंगे n1 अपॉन n2। और अगर मैंने ऐसे लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 तो ये हो जाएगा n2 अपॉन n1। अगर हम ऐसा लिख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 विथ रिस्पेक्ट टू 3 तो ये हो जाएगा n3 अपॉन n1। ऐसा लिखा हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 विथ रिस्पेक्ट टू 1 तो ये हो जाएगा n1 अपॉन n3। मीन्स समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं बच्चा पार्टी हम कि यहाँ जो भी नंबर दिया होगा वो आपको ऊपर लिखना, और यहाँ जो भी दिया होगा वो आपको नीचे लिखना है। ओके ओके। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम 1, और यहाँ आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। क्लियर? आई होप आपको ये समझ गया होगा अच्छे से कि कैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि रिफ्रैक्शन के जो बेंडिंग के रूल्स है कि लाइट कैसे बेंड होती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो किस तरीके से बेंड होती है। देखो अब यहाँ जो लाइट है वो जा रही है रेयरर से डेंसर में, रेयरर से डेंसर में, मान लो रेयरर से डेंसर में, तब वो बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ चिपक जाएगी। व्हेन अ लाइट रे पासेस फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, सिंपल सी बात है, रेयरर से डेंसर में जाएगी तो वो थोड़ा सा चिपक जाएगी कहाँ पे, नॉर्मल की तरफ, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। सिंपल सिंपल लाइनें हैं। अब यहाँ ये डेंसर मीडियम है ग्लास, और वहां से जा रही है वो हवा में, यहाँ से जा रही है हवा में, तो देख रहे हो आप कि नॉर्मल से दूर जा रही है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। व्हेन अ लाइट रे पासेस फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, डेंसर से वो रेयरर में अगर जा रही है तो वो बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एक केस होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, दूसरा होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और तीसरा होगा, अब ये देख रहे हो आप कि इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 0, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना रहेगा 0। इसी केस को क्या कहते हैं हम, नॉर्मल इंसिडेंस। इसी केस को क्या कहते हैं, नॉर्मल
इंसिडेंस, तो यहाँ पे विदाउट रिफ्रैक्शन पास होगा। व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली एट अ बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, वो अपनी डायरेक्शन इस केस में नहीं चेंज करेंगे और सीधा सीधा विदाउट रिफ्रैक्शन पास हो जाएंगे। आई होप आपको ये समझ गया होगा अच्छे से। पहला वाला क्या है कि रेयरर से डेंसर में जाएंगे, सिंपल सी बात है, ये आप नोट कर सकते हो। रेयरर से डेंसर में जाएंगे तो वो बेंड होगा टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल। एंड सेकेंड थिंग, अगर वो डेंसर टू रेयरर जा रहे हैं तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड अगर नॉर्मली इंसिडेंट हो रहे हैं तो सीधा सीधा विदाउट रिफ्रैक्शन। अरे कहना क्या चाहते हो? थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा इस केस में, सारी चीजें समझी होगी। अगले हम टॉपिक में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें लेने वाले हैं, जिसमें हम फॉर्मेशन ऑफ मिराज लेंगे और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।